हमारा 20th लेक्चर होगा वेव्स एंड ऑसिलेशंस का। As we are getting close to complete our course contents, so we are distributing the contents one content per lecture. So today we will discuss only one content, one topic, which is standing waves in rods and membranes. अब स्टैंडिंग वेव्स हमें पता है, एयर कॉलम में कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो भी पता है, और ये ट्रांसवर्स में कैसे होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल में कैसे होती हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके। ओपन एंड में, क्लोज एंड में और ओपन क्लोज एंड में भी हमें इसका अंदाजा है कि क्या होगा, कैसे होगा, हायर हार्मोनिक्स कैसे बनेंगे। आज हम एक डिफरेंट जो है वो मीडियम में स्टैंडिंग वेव्स की एस्टेब्लिशमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। वो कौन सा मीडियम है? एक तो है ये रॉड, ठीक है, और दूसरा होगा मेम्ब्रेन। रॉड क्या होता है और मेम्ब्रेन क्या होती है? रॉड तो अल्टीमेटली हमें पता है कि कोई मेटेलिक जो है वो मटेरियल को अगर हम किसी लेंथ वाइज जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें तो उसको रॉड कहते हैं। अब मेम्ब्रेन क्या होगी? मेम्ब्रेन ये है कि 2 डायमेंशनल कोई सरफेस, जैसे कि हमारे एयर ड्रम्स हैं, इसको भी मेम्ब्रेन कहा जा सकता है। दूसरा क्या होगा? जैसे ये जो लेदर शीट होती है जो हमने मेटेलिक हुक के ऊपर जो है वो चढ़ाई होती है, जिसको आप ढोल के अल्फाज से जानते होंगे, उसमें क्या होता है? उसमें भी जो लेदर शीट होती है इसको मेम्ब्रेन कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल शीट होती है ये। अब इस लेक्चर में जो हम मेम्ब्रेन की सैंपल लेंगे वो यही होगी, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, देखना है कि जब रॉड को हम स्ट्राइक करते हैं किसी एक एंड से तो उसमें किस तरह से जो है स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, और कहाँ कहाँ जो है हमने नोड शो करना है, कहाँ एंटी नोड शो करना है, ठीक है। क्योंकि स्टैंडिंग वेव्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये 2 टर्म्स ही चाहिए होती है, एक नोड और दूसरा एंटी नोड। और रॉड में हम कहाँ नोड शो करेंगे, कहाँ एंटी नोड शो करेंगे, ये हम देखेंगे। और उसके बाद मेम्ब्रेन्स में जब हम सेट करेंगे क्या कहते हैं इनको, स्टैंडिंग वेव्स, तो वो कब जो है वो म्यूजिकल टोन्स देंगी और कब जो है वो नॉइज जो है वो काज करेंगी, ठीक है। तो ये चीजें हम 1 बाय 1 देखेंगे इन दोनों जो है वो मीडिया में। अच्छा, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रॉड में जो है स्टैंडिंग वेव्स कैसे एस्टेब्लिश की जाती हैं। हम एक ये एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये रॉड है हमारे पास, इसकी लेंथ जो है वो L शो की गई है यहाँ पे, ये L लेंथ है और ये रॉड है। अब इस रॉड को हमने इस मिडल पॉइंट पे, जो इसकी लेंथ का मिडल पॉइंट है, वहां पे हमने इसको क्या किया हुआ है, वहां पे हमने इसको क्लैंप कर दिया है, फिक्स कर दिया है, जकड़ दिया है किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू। ये आप देख रहे हैं कि एक जो है वो वेज टाइप जो है, एक हमें एक और रॉड नजर आ रहा है जो इसको क्लैंप कर रहा है, जकड़ रहा है इसको यहाँ पे। अब हमने इसको फिक्स कर दिया है सेंटर पॉइंट पे रॉड को। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको इस एंड से स्ट्राइक करें और देखें कि स्टैंडिंग वेव्स जो है वो किस तरह से इस्टेब्लिश होती हैं इसमें, और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम इस एंड से इसको स्ट्राइक करें, ठीक है। जब हम किसी एक एंड से इसको स्ट्राइक करेंगे, यहाँ फर्ज कर लेते हैं हम इधर इसको स्ट्राइक करते हैं इस एंड पे, जब इधर स्ट्राइक करेंगे तो रॉड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो एलिमेंट्स जिनको हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ रॉड, वो क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे इस डायरेक्शन में। जैसे ही हमने स्ट्राइक करना है किसी एंड पे, आइदर दिस और दिस, तो क्या करेंगे, वो रॉड एलिमेंट्स वाइब्रेट करेंगे ऐसे, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल ओसिलेशन की टर्म्स में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोजर टू द एंड होंगे ना इसके
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रॉड के, उनकी जो वाइब्रेशन होगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, या आप कह दें कि उसका जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ आप कह दें लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो हम इस बड़ी जो डिस्क्रिप्शन है उससे हम कोशिश करते हैं इसको शॉर्ट कर दें और हम उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट उन पार्टिकल्स का ज्यादा होगा जो इस एंड पे है, और जितना जितना हम आगे आते जाएंगे इस साइड की तरफ और ये मिडल पॉइंट को क्लोज होते जाएंगे, जो कि हमने सक्रिय किया हुआ है, जो कि हमने क्लैंप किया हुआ है, यहाँ जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जीरो होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको फिक्स कर दिया है। हम इस पॉइंट पे जो उसके एलिमेंट्स हैं रॉड के, जो पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनको अलाउ ही नहीं कर रहे कि वो वाइब्रेट कर सकें, क्योंकि हमने उनको जकड़ के रखा हुआ है यहाँ इस पॉइंट। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ये वाइब्रेट कर सकेंगे ऐसे, जितना जितना ये क्लोजर टू द मिडल पॉइंट आते जाएंगे तो वाइब्रेशन कम होती होती इस पॉइंट पे आके जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब हम यहाँ पे जीरो शो कर रहे हैं इसकी वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड या लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट, तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे आप कहें कि ये जीरो पॉइंट मार्क कर देते हैं या नोड मार्क कर देते हैं, यहाँ पे नोड मार्क कर देते हैं, और जितना जितना इससे अवे जाएंगे तो क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसको इस तरह से एक कर्व से हम शो कर देते हैं, और ये वेव लाइक कर्व होगा, जिसको हम साइनोसॉइडल वेव भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये इस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों मैक्सिमम हो रहा है? इस एंड पे जिस पे हमने स्ट्राइक किया था वहां पे लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम है। ठीक है, इसलिए हम इधर एंटीनोड शो कर रहे हैं। जैसे जैसे हम क्लोजर टू द सेंट्रल पॉइंट आएंगे तो ये वेव लाइक कर्व जो है ये ऐसे ऐसे आता हुआ यहाँ पे नोड को पहुंच जाएगा। क्लियर है बात? ओके, अब यहाँ पे पहुंच गए। अब एक एक एग्जांपल है, इस दूसरे एंड पे आप स्ट्राइक करते हैं तो फिर क्या होगा? ऐसे होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं ये फिक्स्ड पॉइंट है। ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। अब इधर से जो वेव आएगी वो क्या करेगी? वो यहाँ पे आके डेंसर मीडियम से स्ट्राइक करेगी। आप कह दें डेंसर मीडियम में। क्यों? क्योंकि इसमें ऑसिलेशन अलाउ ही नहीं है। ठीक है, फिक्स किया हुआ है इसको। जब हमने इसको फिक्स किया हुआ है तो फिर ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पे। ये वेव इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वेव इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है बात? अब ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड पार्ट, ये इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक वेव बन गई है, ये एक वेव बन गई है। क्लियर है बात? अब जब ये जैसे ही इन फेज आएंगे ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स, तो स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, और वो स्टैंडिंग वेव्स जो है उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और जब कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, या आप कोई क्या कर सकते हैं, इसकी सुपरपोजिशन का इफेक्ट देख सकते हैं, और अगर ये आउट ऑफ फेज रहती है तो फिर क्या होगा? एम्पलीट्यूड मिनिमम या कम, मैक्सिमम लेवल से कम रहेगा। वो ये डिपेंड करता है कि उसमें फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस जैसे ही 180 डिग्री आएगा तो वो कंप्लीटली आउट ऑफ फेज चली जाएंगी, और उस वक्त डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो उस वक्त आपको कोई इंटरफेरेंस का इफेक्ट नजर नहीं आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टैंडिंग वेव्स कैन आल्सो बी सेट अप इन रॉड्स एंड मेम्ब्रेन्स। A rod clamped in the middle and
stroked parallel to the rod at one end oscillates as depicted in figure this. ये mode 1 है. The oscillations of the elements of the rod are longitudinal, and so the red brown curves in figure represent longitudinal displacements of various parts of the rod. याद रखना है, यहाँ हम क्या शो कर रहे हैं इस पॉइंट पे हम longitudinal displacement शो कर रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट. For clarity, the displacements have been drawn in the transverse direction as they were for air columns. तो हमने पढ़ रखा है कि जब कभी longitudinal वेव को हम स्टडी कर रहे हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि उसको जो है ट्रांसवर्स में इंटरप्रेट कर लें ताकि हमारी पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग जो है उस फिनोमेना की आसान रहे. क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो है वो कहीं आसान है कंपेयर टू दोस इन लॉन्गिट्यूडनल केस. The midpoint is a displacement node because it is fixed by the clamp. इसको कहेंगे ये फिक्स्ड पॉइंट है. मिडल पॉइंट क्या है? फिक्स है. ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मिडल पॉइंट के वो अलाउ नहीं किए जा रहे हैं कि वो ऑसिलेट कर सके. The oscillation in this setup are analogous to those in pipe open at both ends. The red-brown lines in figure 18 represent the first normal mode for which the wavelength is 2L and frequency is V over 2L. अब हम देखते हैं कि ये इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा वो 2L के बराबर कैसे है. आपने कहा यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ L है और अगर इस पार्ट को हम उठाएं, इस पार्ट को, तो ये 1/4 इसको उठाएं तो 1/4 ऑफ अ वेवलेंथ है, इसको उठाएं तो 1/4 ऑफ अ वेवलेंथ है. और जब इस पार्ट को हम जॉइन करेंगे इस पार्ट के साथ, मींस ये एंड हम उठा के इधर दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इस एंड को जो है हम इधर ही रहने देते हैं इसी साइड पे, तो फिर क्या होगा, ये ऐसे एक जो है वो स्टैंडिंग वेव बनेगी इस तरह से. ठीक है. अब जब ये स्टैंडिंग वेव बनेगी तो इसकी जो वेव लेंथ है वो क्या होगी, λ/2. क्योंकि इसका अगर हम देखें तो वेव का क्रेस्ट पार्ट आ रहा है, सिर्फ ट्रफ पार्ट नहीं आ रहा होगा. ट्रफ आगे कहीं लाई कर रहा होगा उस वेव का. और अगर जो दूसरी वेव देखनी है तो उसका ट्रफ आ रहा होगा. और जो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स है ना, इंडिविजुअल वेव्स है जिनको जो मिलके जो स्टैंडिंग वेव्स बना रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. तो इस तरह से आप कहते हैं कि एक का अगर क्रेस्ट आ रहा है तो दूसरी का ट्रफ आ रहा होगा, और दूसरी का ट्रफ आ रहा है तो पहली का इस तरह आप अज्यूम कर लें, एक का क्रेस्ट है और दूसरी का ट्रफ है. कंप्लीट कोई भी नहीं आ रही है वेव. ठीक है, इन दो में से. तो कंप्लीट कब आएगी, जब इसकी लेंथ को हम डबल कर देंगे. ये जो रॉड है इसकी लेंथ को जब हम डबल कर देंगे तो जिसका क्रेस्ट आ रहा है उसका ट्रफ भी आ जाएगा, और जिसका ट्रफ आ रहा है उसका क्रेस्ट भी हम तो कर सकते हैं. तो आप कह दें कि यहाँ हाफ वेव आ रही है, यहाँ से यहाँ तक λ/2 जो है वो अकोमोडेट हो रहा है. तो λ/2 अगर यहाँ से यहाँ तक अकोमोडेट हो रहा है, लेंथ L है रॉड की, तो एक वेव लेंथ कितनी लेंथ ऑफ रॉड में जो है अकोमोडेट होगी, तो वो 2L में होगी. तो हम कहेंगे लैम्डा इक्वल्स 2L. ये बिल्कुल वही केस बन रहा है जो एयर कॉलम्स में बन रहा था, और लैम्डा जो है वो 2L के बराबर हम लेते थे फर्स्ट मोड के लिए. तो जब फर्स्ट मोड के लिए लैम्डा 2L के बराबर है और f v ओवर लैम्डा होता है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो f क्या हो जाएगा, v ओवर 2L. अब ये जो है f इक्वल्स v ओवर 2L, इसको कहेंगे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इस रॉड के लिए. दिस फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटिंग द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अब इससे आगे की जो भी फ्रीक्वेंसी वैल्यूज होंगी जो कि स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर सकती हैं इस रॉड में, वो सारी की सारी इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, ओवरटोन्स होंगी, हार्मोनिक्स होंगी. ठीक है. और वो कैसे होंगी, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी होंगी. ऐसा नहीं हो सकता कि हम 0.5 ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी जो है वो कोई एक और फ्रीक्वेंसी एस्टेब्लिश कर रहे हैं.
जिसकी जिस जो जो कि फ्रैक्शनल मल्टीपल हो इस फ्रीक्वेंसी का। हम इंटीग्रल मल्टीपल सिर्फ सेट कर सकते हैं इस रॉड में, फ्रैक्शनल मल्टीपल सेट नहीं कर सकते हैं, उसकी स्टैंडिंग वेव नहीं बन पाएंगी यहाँ पे। क्लियर है बात? तो ये इस बेस पे इसको कहेंगे दिस इज आवर fundamental frequency, and all the other frequencies which are integral multiple of this fundamental frequency will be known as resonant frequencies, overtones or higher harmonics, and n will be representing the harmonic number. ठीक है, where v is the speed of the longitudinal wave in the rod. Other normal modes वो कौन से? 2f, 3f, 4f may be excited by clamping the rod at different points. For example, the second normal mode. अब वो कहता है कि अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव सेट करनी है इसी रॉड में, गिवन लेंथ ऑफ द रॉड में, तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको ये जो क्लैंपिंग पॉइंट है ना रॉड का, वो चेंज करना होगा। जब आप 1/4 पे इसको क्लैंप लगाते हैं तो फिर आप जब इसको स्ट्राइक करेंगे इस एंड से या इस एंड से, तो यहाँ पे तो नोड बनना ही बनना है, अंडरस्टूड है। ठीक है, अब यहाँ पे नोड बन रहा है, इस एंड पे आपने क्या करना है? एंटी नोड मार्क कर देना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाइब्रेशनल डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस वो आपने यहाँ पे शो कर देना है, और फिर क्या करना है? ऐसे वेव लाइक जो है वो एक कर्व बना देना है ऐसे। अब आप इस एंड से स्ट्राइक करेंगे तो ऐसे वेव आएगी, और इस एंड से स्ट्राइक करेंगे तो ऐसे वेव आएगी। क्लियर है बात? तो हो क्या रहा है यहाँ पे? ये बिल्कुल वही कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ठीक है, इस तरह कह दें, या आप कह दें हायर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द longitudinal oscillations, minimum value of the displacement of longitudinal oscillation, maximum, minimum, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये भी जो है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज को हम इस तरह से एक और वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल द सेकंड नॉर्मल मोड। अब इसमें कितने एंटी नोड्स आ रहे हैं? फर्स्ट मोड में एक एंटी नोड आ रहा है। हमने कह रखा है कि जितने नंबर ऑफ एंटी नोड्स होंगे ना, उतने ही जो है वो मोड्स ऑफ ऑसिलेशन हो सकते हैं, स्टैंडिंग वेव के मोड्स ऑफ ऑसिलेशन। अब यहाँ पे एक एंटी नोड बन रहा है। कैसे एक बन रहा है? इस 1/4 पार्ट को उठाएं जो वेव का है, इसको 1/4 को उठाएं, इस 1/4 से जोड़ें तो ये λ/2 बनेगा। λ/2 में सिर्फ एक ही सेंट्रल जो पॉइंट होगा, वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा जो है ऑसिलेशन का, और उसको कह देंगे कि ये हमारा एंटी नोड बन रहा है। ठीक है, अब इसमें हाफ वेवलेंथ समा रहा है और एक एंटी नोड आ रहा है। इसमें एक कंप्लीट वेवलेंथ समा रहा है। कंप्लीट वेवलेंथ जब समा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो एंटी नोड्स आएंगे। देखने में हम कह सकते हैं एक एंटी नोड यहाँ पे है, दूसरा इस जो है 1/4 ऑफ वेवलेंथ को उठाएंगे, इस 1/4 ऑफ वेवलेंथ के साथ क्या है जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक हाफ वेवलेंथ बन जाएगा, ये और ये पार्ट मिलके। तो इसमें भी एक एंटी नोड आ जाएगा, हाफ वेवलेंथ में एक एंटी नोड आता है। इसको और इसको कहेंगे ये दो एंटी नोड्स आ रहे हैं। जब दो एंटी नोड्स आएंगे तो हम कह सकते हैं इस बेस पे कि यहाँ पे मोड्स ऑफ ऑसिलेशन जो है वो 2 के बराबर। इसको कहा लैम्डा इज इक्वल टू 2l। क्यों? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाफ लैम्डा इज इक्वल टू l। तो उसको रीअरेंज किया तो लैम्डा इक्वल्स 2l, और f1 जो है वो v ओवर लैम्डा है, तो उसको हमने लिखा v ओवर 2l। यहाँ पे लैम्डा जो है वो इक्वल्स l है, और जब लैम्डा l के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि जो अकोमोडेशन ऑफ वेव है वो यहाँ पे डबल हो गई है, गिवन लेंथ में डबल हो गई है। ठीक है, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे 2l के बराबर था, यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स l आ रहा है। तो उस बेस पे अब हम फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि ये कैसे चेंज होती है। जब f1 इक्वल v ओवर लैम्डा 1 लिखते हैं तो f2 को हम v ओवर लैम्डा 2 लिख सकते हैं। तो लैम्डा 2 तो l के बराबर आ रहा है, तो इसको v ओवर l लिख सकते हैं। फिर जब v ओवर l लिखेंगे
तो ये V/2L है, यहाँ पे V/L है। तो इसका मतलब ये हुआ कि F2 और F1 में एक रिलेशनशिप है, और वो क्या है कि F2 इज इक्वल टू 2F1, F2 इज इक्वल टू 2F1, और वो हमने कहा कि F2 इज इक्वल टू 2F1, इसीलिए हम कहते हैं कि F2 जो है वो F1 का हायर हार्मोनिक है। ठीक है, हायर हार्मोनिक है। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया कि रॉड में किस तरह से स्टैंडिंग वेव्स सेट की जा सकती हैं। इट इज आल्सो पॉसिबल It is also possible to set up transverse standing waves in rods. Musical instruments that depend on transverse standing waves in rods or bars include triangles, marimbas, xylophones, glockenspiels, चिम्स एंड वाइब्राफोन्स। ये देख लेना है, ये सारे के सारे म्यूजिकल टोन्स हैं। ठीक है ना। अब ये मुझे नहीं पता ये ट्रायंगल क्या है, ये देख लेने हैं इसके माने। ठीक है ना। ये किस किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, मैरिम्बास क्या है, xylophones क्या है। जैसे क्लैरिनेट हमने कहा था कि वो शहनाई होती है, इसी तरह आर्गन पाइप जो है वो बांसुरी होती है, ये उसी तरह की चीजें हैं। इसमें सब में क्या होता है, म्यूजिकल टोन्स जो बनती हैं वो सारी की सारी ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स जो है वहाँ पे जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देती हैं, या उनमें आप कह दें कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो वो म्यूजिकल टोन्स जो है वो क्या कहती हैं, इमिट करती हैं। Other devices that make sounds from vibrating bars include music boxes and wind chimes. ये विंड चिम्स जो है ना, ये विंड, ये वाली विंड नहीं है जो जो आप कहते हैं हवा या फिजाई जो इन्वायरमेंट के लिए हम कहते हैं, वो विंड नहीं है। ये विंड वो है जिसमें आपने फूंक मारनी है। ठीक है ना। अब आपने देखा कि एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की क्लास है जिसको हम स्ट्रेंज्ड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, स्ट्रेंज्ड, और एक को कहते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। दूसरी क्लास है विंड इंस्ट्रूमेंट, पहली क्लास है स्ट्रेंज्ड इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रेंज्ड का क्या होगा, जिसमें आप स्ट्रिंग यूज करेंगे ना। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कहाँ कहाँ होती है, जैसे तंबूरा होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम क्या वो स्ट्रिंग को जो है वो पीरियोडिकली ओसिलेट करवाते हैं, तो वो उसकी ओसिलेशन से क्या है वो साउंड डेवलप होती है, म्यूजिकल टोन निकलती है वहां से। ठीक है, तो उसको कहेंगे स्ट्रेंज्ड इंस्ट्रूमेंट। और जो जिसमें हम फूंक से म्यूजिकल टोन्स बनाते हैं उनको कहेंगे विंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी वो बता रहा है कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ क्लासेस उसने शो की हुई है। यहाँ सब में जो है वो हम स्टैंडिंग वेव्स को जो है वो अप्लाई करते हैं to obtain certain natures of the musical tones। तो यहाँ तक हमने रॉड की जो है वो डिस्कशन की है। अब हम शॉर्ट सी डिस्कशन कर लेते हैं मेम्ब्रेन्स पे। मेम्ब्रेन्स में कैसे हम म्यूजिकल टोन्स बना सकते हैं, क्या मुमकिन भी है, और किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है वहाँ पे म्यूजिकल टोन्स में। इसमें हमने देखा है कि तमाम जो हमारी डिस्कशन थी वो उसमें कहीं पे हमें जो है नॉइज का वो नहीं था कि नॉइज प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे नॉइज हो नहीं सकती है इधर। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कोई और फ्रीक्वेंसी हम सेट कर ही नहीं सकते हैं रॉड में। ठीक है, कोई और फ्रीक्वेंसी हम सेट कर ही नहीं सकते हैं। जो भी फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव की सेट हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी। और जब कभी ये इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगी ये फ्रीक्वेंसी, तो कोई एहतमाल नहीं रहेगा कि यहाँ पे कोई नॉइज प्रोड्यूस होगा, वो अल्टीमेटली म्यूजिकल नोट ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन्स में नॉइज प्रोड्यूस हो सकता है। क्यों हो सकता है, वो यही बात है कि जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना,
वो ऐसी फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पे सेट की जा सकती है जो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होती हैं किसके, बेसिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। टू डायमेंशनल केसेस में या मेम्ब्रेन्स में ऐसी भी फ्रीक्वेंसी सेट हो सकती हैं जो इंटीग्रल मल्टीपल नॉट रिलेटेड बाय इंटीजर मल्टीपल्स, ठीक है, जो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होती हैं किसके, कोई एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो इसकी हम बना सकते हैं मोड 1 के लिए। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे नॉइज हो सकता है प्रोड्यूस, यहाँ पे नॉइज प्रोड्यूस हो सकता है। और इसको अवॉइड करने के लिए, इस नॉइज को अवॉइड करने के लिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि यहाँ पे जितनी भी रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ये हम डिस्कस करते हैं कैसे रिफ्लेक्टेड आएगी, वो क्या है, वो सारी की सारी इंटीग्रल मल्टीपल्स हो जाएं किसके, उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जो मोड 1 से रिलेट कर रही है, ठीक है। अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल्स हो जाएंगे, तमाम की तमाम जो फ्रीक्वेंसीज जो जिनकी स्टैंडिंग वेव्स हम सेट कर सकते हैं इसमें मेम्ब्रेन में, टू डायमेंशनल मेम्ब्रेन में, तो फिर वो म्यूजिकल टोन बनेगी। अदरवाइज वहां पे क्या होगा, वहां पे नॉइज प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसको पढ़ सकते हैं। टू डायमेंशनल ऑसिलेशंस कैन बी सेट अप in a flexible membrane stretched over a circular hoop such as that in drum head। ये एक ढोल की बात कर रहा है, वो एक सर्कुलर मेटेलिक होप होता है या लकड़ी का बना होता है, डोंट नो किसका होता है वो। बहरहाल उस पे हमने क्या करना होता है, उसमें एक लेदर शीट जो है, फ्लेक्सिबल लेदर शीट जो है, वो क्या करते हैं हम, फ्लेक्सिबल तो खैर इतनी ज्यादा नहीं होती, बहरहाल थोड़ा बहुत उसमें होता है कि उसको स्ट्राइक करें तो वो क्या करती है, वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड जो है वो ऑसिलेट करती है। तो क्या करना है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड ओवर द सर्कुलर हुप, वो सर्कुलर हुप पे हमने फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जो है वो चढ़ा देनी होती है। और फिर क्या करते हैं हम, उस एज द मेम्ब्रेन इज स्ट्रक एट सम पॉइंट, जब मेम्ब्रेन को किसी एक पॉइंट पे हम स्ट्राइक करते हैं, waves that arrive at the fixed boundary are reflected many times। अब वहां से जहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं, अल्टीमेटली वहां पे उस वो पॉइंट सोर्स बन जाएगा, वेव फ्रंट्स वहां से निकलेंगे। अब वेव फ्रंट्स जो है निकलेंगे तो वो ऑल अराउंड द पॉइंट वी आर स्ट्राइकिंग, वो वेव फ्रंट्स ट्रेवल करेंगे तमाम डायरेक्शन। अब वो किधर तक जाएंगे, वो उस पॉइंट तक जाएंगे जहां पे हमने उस मेम्ब्रेन को क्या किया होगा, फिक्स किया होगा इस सर्कुलर हुप के साथ, ठीक है। अब जब वो फिक्स किया होगा तो वो डेंसर मीडियम, आप मान लें कि उसमें ऑसिलेशन की कोई वो नहीं होगी, गुंजाइश नहीं होगी, उससे रिफ्लेक्शन हो सकती है। अब जब रिफ्लेक्शन होगी तो वहां पे फेज शिफ्ट भी आ जाएगा वेव्स में। जब वो फेज शिफ्ट आएगा तो एक वेव जाती हुई होगी उसी मीडियम में, दूसरी वेव आती हुई होगी, तो वहां पे अल्टीमेटली स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। और वो जो स्टैंडिंग वेव्स बनेगी उनका एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव जो बन रही है, स्टैंडिंग वेव जिसको कह रहे हैं, उसका एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा कि वो कितनी बड़ी जो साउंड है वो, या कितनी इंटेंसिटी की साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है वहां पे। अब ये तो हो गया कि स्टैंडिंग वेव्स वहां पे बन सकती है। कैसे हो गया, वेव्स जा रही है, वेव्स रिफ्लेक्ट होके उस बाउंड्री से, फिक्स्ड बाउंड्री से वापस आ रही है, ठीक है। तो एक ही मीडियम है, कौन सा, वो मेम्ब्रेन, उसी में वेव्स एक डायरेक्शन में जा रही है, उसी में वेव्स वापस आ रही है, तो अल्टीमेटली वहां पे चांसेस हैं किसके, स्टैंडिंग वेव्स बनेंगे। अब वो स्टैंडिंग वेव्स जो हैं, अगर तो कोई कंडीशंस फुलफिल कर रही है, वो कौन सी कंडीशंस, वो ये है कि आप एग्जैक्टली जो है उसको सेंट्रल पॉइंट पे जो है जाके स्ट्राइक करें, किसको, मेम्ब्रेन को। जब सेंट्रल पॉइंट पे उसको स्ट्राइक करेंगे तो अल्टीमेटली वो जो पॉइंट होगा उधर से जो स्ट्रेच्ड जो मेम्ब्रेन है हमारी, उधर को या उसकी बाउंड्री की तरफ जितनी भी वेव्स जाएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। और ज्यादा चांसेस हैं कि वो जब रिफ्लेक्ट होके आएंगी तो उनमें फेज डिफरेंसेस 180 डिग्री के ही होंगे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड में और इंसिडेंट में, ठीक है। और वो जो वेव्स हैं मल्टीपल टाइम्स क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है, वो कोई ऐसी वेव्स जरूर बनेगी जिनमें
इंसिडेंट वेव्स में और उनमें जो है वो इन फेज आने का चांस होगा। जैसे ही वो इन फेज आएंगी तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। स्टैंडिंग वेव्स का मतलब हमें म्यूजिकल नोट मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, क्या हो रहा होगा, इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे नॉइज बन रहा है, ये ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। द रिजल्टिंग साउंड इज नॉट हार्मोनिक। वो कह रहा है एज द मेम्ब्रेन इज स्ट्रक एट सम पॉइंट वेव्स दैट अराइव एट फिक्स्ड बाउंड्री आर रिफ्लेक्टेड मेनी टाइम्स। ठीक है, the resulting sound is not harmonic because the standing waves have frequencies that are not related by integer multiples या integral multiples। ठीक है, अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो क्या होगा फिर वहां पे नॉइज बनेगी। और विदाउट दिस रिलेशनशिप द साउंड में बी मोर करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज नॉइज रेदर देन अ म्यूजिक। ठीक है, उसको हम म्यूजिक नहीं कह सकते। म्यूजिक कब बनेगा, जब वो हार्मोनिक होगी, जब वो हार्मोनिक होगी। अगर नॉट हार्मोनिक है तो वो क्या होगा, वो नॉइज बन रहा होगा। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ द noise is in contrast to the situation in wind and stringed instruments। ये जो टू डायमेंशनल केस हम कह रहे हैं, जिसमें मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉइज प्रोड्यूस होने का चांस मौजूद है। और जो हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं या स्ट्रेंज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां पे ऐसा चांस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम डिस्कस कर चुके कि वहां पे हम सिर्फ वही फ्रीक्वेंसीज सेट कर सकते हैं जो अलाउड फ्रीक्वेंसीज होते हैं। ठीक है ना, वो क्या होते हैं, एफ एन इक्वल्स एन एफ वन। ठीक है ना, एफ एन इक्वल्स एन एफ वन। एफ एन का मतलब एन टू भी हो सकता है, एन थ्री भी हो सकता है, एन फोर भी हो सकता है सबस्क्रिप्ट में। ठीक है ना, और एन क्या है, एन अगर इधर एफ एन में एफ टू लिखा हुआ है तो उधर वो टू जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। कोफिशिएंट हो जाएगा तो वो मल्टीपल हो जाएगा किसका, एफ वन का। ठीक है, तो एफ टू को आप कह दें टू एफ वन के बराबर होता है, एफ थ्री को कह दें थ्री एफ वन के बराबर होता है, एफ फोर को कह दें फोर एफ वन के बराबर होता है। ये कहाँ होता है, उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में जहाँ पे हम फूंक मार के म्यूजिकल टोन्स बना रहे होते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, जहाँ पे हम स्ट्रिंग को ओसिलेट करवा के क्या कर रहे होते हैं, म्यूजिकल टोन्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन है किसमें, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के केसेस में और विंड और स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स में। इधर कोई नॉइज का चांस नहीं है, इधर क्या है, इधर नॉइज प्रोड्यूस हो सकती है which produce sounds that we describe as musical। wind और stringed instruments सिर्फ और सिर्फ ये वाली साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनको हम म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। ओके भाई, ये हमारी एक एप्लीकेबिलिटी के रिलेटेड था कि हम कहाँ जो स्टैंडिंग वेव्स है वो अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ क्वेश्चंस की, आप अनम्यूट हो सकते हैं और बात की जा सकती है। जी भाई, कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेम्ब्रेन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती है? जी बेटा, सर मेम्ब्रेन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती है? मेम्ब्रेन मैं कह रहा हूँ ना, ये लेदर शीट जो हम देखते हैं ना ढोल पे, जिसको हम स्ट्राइक करते हैं और वहां से जो है वो आवाज आती है। ठीक है, तो ये टू डायमेंशनल होती है। इसमें आप इसको कह सकते हैं ये एक सरफेस होती है। सरफेस हमेशा टू डायमेंशनल होती है। ठीक है, तो इसको मेम्ब्रेन कह सकते हैं। समझ आई ये बात? जी सर। और सर प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं? जी बेटा,
सर प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं। ओह, रिकॉर्डिंग मेरा ख्याल है आज भी नहीं लगाई, ये अक्सर मैं भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग। एक मिनट मुझे देखने में, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं। असल में होता ये है कि बाज दफा ये हमारा लेक्चर कुछ बड़ा होता है तो वो हो जाता है, डिस्टार्ट हो जाता है, आधा एक पार्ट में चला जाता है, क्योंकि ये 40 मिनट का होता है। अक्सर हमें ये प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में बड़ा मसला बन रहा है। तो पार्ट्स में कैसे मैं फिर अपलोड करूं? पहले शुरू में की तो थी कोशिश रिकॉर्ड करने की। अभी कोई मसला है तो आप मुझे डिस्कस करें, अभी लेक्चर्स पूछ लिया करें जो जहाँ मसला है। सो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर नेट इशू की वजह से मिस हो गया, तो मैं इसलिए पूछ रही थी। अपने कुलीग्स को कांटेक्ट करें, अगर कोई हेल्प आउट कर देता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताइए, फिर जहाँ पे मसला है मैं हेल्प आउट करूँगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, और भी एनी क्वेश्चन? बाइंड अप कर दूं? ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।